हेलो एवरीवन। चलिए आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक को अपने करंट अफेयर सीरीज में। तो आज हम जानेंगे कि क्या इंडिया में रहने के लिए हम लोगों को कौन सी लैंग्वेज आना स्पेशली जरूरी है। कि भाई अगर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र हम जा रहे हैं तो हमें मराठी आनी चाहिए। ठीक है। अब हम झारखंड में है तो हमें झारखंडी आनी चाहिए। बंगाल में है तो हमें बंगाली आनी चाहिए। ठीक है। ये लैंग्वेजेस हमें आनी चाहिए। बट क्या ये कंपलसरी है कि ये हमें आना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि नहीं भाई, आपको जहां जाना है वही लैंग्वेज फॉलो करनी है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो चलिए हम देखते हैं आज कि क्या बात होती है। इज हिंदी आवर नेशनल लैंग्वेज? क्या हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है? क्योंकि हिंदी वालों भाई अगर महाराष्ट्र जा रहे हैं तो उन्हें पीट दिया जा रहा है कि आप हिंदी नहीं बोलेंगे, आप मराठी बोलेंगे। अच्छा, तो इंडियन लैंग्वेज तो बहुत सारी है, तो हमारी नेशनल लैंग्वेज कहाँ गई? वेयर इज आवर नेशनल लैंग्वेज? कुछ तो मिस है। पूछते हैं आज कि हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है। चलिए, इंडियाज नेशनल लैंग्वेज। ओ शिट, यहाँ पे क्या लिखा है? एंड और क्या ये सही है या फिर ये सही है? तो हम देखेंगे कि हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी बस ऑफिशियल लैंग्वेज है। कहां पे मेंशन किया गया है? तो हमारे प्यारे कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए आगे की तरफ हम देखते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में लैंग्वेज के बारे में कहां डिस्क्राइब किया गया है। तो पार्ट 17, याद रखेंगे, पार्ट 17 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है हमारे लैंग्वेजेस की क्राइटेरिया को, कि कौन सी लैंग्वेज हमारी है और कौन सी लैंग्वेज को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये किस किस आर्टिकल के अंदर आता है? ये 343 से लेके 351 आर्टिकल्स के अंदर आते हैं ये लैंग्वेजेस। और इनको डिवाइड किया गया है नॉर्मली 4 चैप्टर्स कहते हैं या 4 पैरामीटर्स कहते हैं। देखते हैं कौन कौन है। वेरी गुड। सबसे पहला यूनियन, कि ये यूनियन से रिलेटेड है कि लैंग्वेजेस का यूज यूनियन कैसे करेगी, रीजनल कैसे करेंगे, जुडिशरी कैसे करेगी, और स्पेशल डायरेक्टिव्स उसके ऊपर क्या क्या है। आइए हम देखते हैं इसे जल्दी जल्दी से अपने सीरीज में। यहाँ कुछ और मेंशन हुआ है। इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल लैंग्वेज। ओ शिट, वेयर इज नेशनल लैंग्वेज एंड व्हाट इज आवर नेशनल लैंग्वेज? चलिए हम आज खोजते हैं कि हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है भाई। इस लेक्चर में हमें खोज लेना है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 343 और 344 में। क्या कहा गया है कि हिंदी हमारी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। ये आर्टिकल 343 में डिस्क्राइब होती है और ये कहा गया है कि इसका जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी स्क्रिप्ट है। ठीक है। और ये आर्टिकल्स ये भी डिफाइन करते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस की एक एक्ट है 1963। कहा यह गया था कि जब आजादी हमें मिली थी 1947 के बाद, तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1950s में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके कंप्लीट हुआ था। तो जब लैंग्वेजेस की बात हुई थी तो हम लोगों ने बोला कि सबसे पहले हिंदी को रखते हैं हम लोग अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज फिलहाल, देन फिर इंग्लिश को हम लोग यूज करते हैं एज अ 15 ईयर। ठीक है, कि हम लोगों को 15 ईयर इसे यूज करना है, बाद में इसे हम लोग रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये इंग्लिश किसकी है? तो ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज मानी जाती थी। डन। तो हम लोगों ने क्या किया, उससे पहले ही कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने लगे अलग 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 स्टेट्स में कि हाँ हम ये लैंग्वेज अडॉप्ट करेंगे और ये नहीं अडॉप्ट करेंगे। तो हम लोगों को ये लगा कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश को लाया गया। कौन एक्ट से? तो 1963 एक्ट से। ध्यान रखेंगे। वेल डन। चलिए हम देखते हैं कि रीजनल लैंग्वेज क्या एस्पेक्ट हमें शो करता है। कि स्टेट ऑटोनोमस में हम लोग लैंग्वेजेस का क्या सिलेक्शन करते हैं क्या नहीं। तो ये आर्टिकल डिस्क्राइब करता है 345 से लेके 347 के बीच में। ये बताता है कि स्टेट अगर चाहे तो कोई सी भी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सके जो उसके स्टेट की लैंग्वेज है, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है। ठीक है। एक लैंग्वेज या एक से ज्यादा लैंग्वेजेस का यूज कर सकती है स्टेट अपने यहाँ पे, और हिंदी का भी यूज वो कर सकती है। डन। ये चीजें याद रहेगी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए इन चीजों को हम लोग ध्यान रखेंगे। और रीजनल लैंग्वेज की बात क्यों की गई है? रीजनल लैंग्वेज की बात इसलिए की गई है क्योंकि वहां पे रीजन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। आइए आगे देखते हैं जुडिशरी क्या करती है। इसका बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव टेक्सेस में हम लोग इंग्लिश का ही यूज करेंगे। कंपलसरी है हमारा कि ये इंग्लिश का यूज करेंगे 110%। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है कि यहाँ पे कुछ भी काम चलेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही चलेंगे। डन।
ठीक है, इसके ऊपर कोई भी पैरामीटर्स नहीं बनेंगे और कुछ भी चीजें चेंज नहीं होंगी। आते हैं हम अगले एपिसोड पे। स्पेशल डायरेक्टिव्स फॉर लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। स्पेशल डायरेक्टिव्स क्या है? स्पेशल डायरेक्टिव्स अगर ध्यान रखते हैं 350 ए तो बता दिया गया है, 350 बी एंड 351, ठीक है, ये बताया गया है। मगर 350 क्या है? 350 ये है कि अगर कुछ भी ग्रेवांसेस है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर कुछ को भी एड्रेस करनी है अपनी प्रॉब्लम्स को स्टेट अफेयर में या स्टेट के पास कंप्लेन करनी है, तो आप अपनी लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ओन लैंग्वेज में आप अपने ग्रीवांसेस को प्रेजेंट कर सकते हैं। डन। 350 ए क्या कहता है? ये कहता है कि मदर टंग हम लोग प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर क्या करेंगे? इंस्ट्रक्ट करेंगे कि बढ़ावा मिले बच्चों को एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए हम लोग बचपन से ही इंग्लिश पकड़ लो नहीं, हिंदी पकड़ लो नहीं, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल क्या है, उसकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, उसकी प्राइमरी लैंग्वेज। डन। ध्यान रखेंगे इन चीजों को, बहुत बढ़िया। 350 भी कहता है कि एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा अगर कोई माइनॉरिटीज लैंग्वेज है, उसके सेफ गार्ड के लिए, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए और उसके प्रमोशन के लिए। 351 क्या कहता है? 351 कहता है कि हिंदी लैंग्वेज का बढ़ावा कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता है। यूनियन गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रमोट करे हिंदी लैंग्वेज को। डन। चलिए हम देखेंगे कि टोटल कितनी लैंग्वेजेस है हमारी और किस शेड्यूल्स में है। ये तो आर्टिकल्स में आ गए थे, मगर किस शेड्यूल्स में? तो हम जैसा देख रहे हैं कि 8 शेड्यूल के अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी जो लैंग्वेज 1950 में इनिशियली 14 लैंग्वेज थी। देन फिर पहला अमेंडमेंट होता है 1967 में, 21st अमेंडमेंट, जिस टाइम सिंधी जोड़ी जाती है और 15 लैंग्वेजेस हो जाती है। देन 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में देखते हैं हम, वहां पे 3 लैंग्वेजेस जोड़ी जाती है। याद रखेंगे, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसमें हमारी टोटल लैंग्वेज हो जाती है 18। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में होता है, वहां पे जोड़ा जाता है बोडो, डोगरी, मिथाली और संथाली। तब हमारी टोटल लैंग्वेज हो जाती है 22। कितनी? 22। तो हम देखते हैं कि 14 लैंग्वेजेस से 22 का सफर हमारा कैसे बदला। डन। अब ये तो हो गई हमारे लैंग्वेजेस। आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर, लाइक कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे हम लोग कि हमारे यहाँ कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस है, जिसे हमारे यहाँ बताया गया है कि ये भाई साहब कुछ क्लासिकल लैंग्वेज है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एशियंट से जुड़ी होती है, ट्रेडिशनली रिच होती है, कल्चरली इंपैक्टफुल होती है, इसीलिए हम इन्हें प्रिजर्व करेंगे और इन्हें बढ़ावा देंगे। तो वो कौन कौन लैंग्वेज है? तो एक है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। डन। तो ये हम याद रखेंगे कि हमारे लिए कौन कौन लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। डन। चलिए तो आप मुझे ये बताइएगा, आपका क्वेश्चन रहा कि आपको ये बताना है कि और कौन कौन सी लैंग्वेजेस के ऊपर आजकल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है और कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो लैंग्वेज बेसिस पे बने हैं। सो थैंक यू सो मच।